से रहा, कब कब प्लान 5 प्लान लॉन्च हुए, उसमें ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स में इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स क्या हुए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ग्लोबल हो, नेशनल हो, उसका कैसे प्लान में ब्रेक लगा और कैसे हमने एनुअल प्लान के साथ प्लान हॉलिडे की चर्चा की थी। मैंने और डिटेल किया था आपसे, बिगिनिंग फ्रॉम 5 प्लान up to last 12 plan and all the problems in between those years. हमने 12 plans पूरे कर लिए थे 2017 तक, 12 plans पूरे कर लिए थे, यानी 12 into 5 60 years of higher planning and also 6 years of annual planning या plan holiday. तो 12 पंचवर्षीय योजना यानी 60 साल, उसके बाद एनुअल प्लान 3 + 1 + 2 यानी 6 years. So we had 66 years of plan era in India, and the plan era came to an end in 2016-17, and 31st March 2017 was the last date when the system of higher plan came to an end in India. हमने इसकी चर्चा की थी। उसके हमने कहा था जो गैप था 6 years का, उसको हम लोग प्लान हॉलिडे कहते थे, और उसका प्लान हॉलिडे की मीनिंग क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ब्रीफली कि प्लान हॉलिडे क्या है, तो हमने हॉलिडे की भी चर्चा की। नाउ इतनी मैंने बात की थी, आई जस्ट गिवन यू अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ वी हैव 12 फायर प्लान्स, और उनके हर प्लान में देखिए, हर प्लान में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एवरी प्लान इंक्लूड्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे 12 फायर प्लान में आपके कुल 25 ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन मैंने आपसे एकदम शुरुआत में कहा था कि प्लान के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो हमने कहा था प्लान में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, कौन सा इसमें हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कौन सा उसके नीचे है, कौन सा उसके नीचे है। तो हम लोग प्लान में ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटी रखते थे, लेकिन हर प्लान में देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स, बट ईच प्लान used to have one central focal theme या one basic idea या one basic philosophy या core concept, whatever word you use। हर प्लान में उद्देश्य तो बहुत होते थे, लेकिन एक केंद्रीय उद्देश्य भी होता था, और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके इर्द गिर्द होते थे। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान एंड सेंट्रल फोकल थीम ऑफ द प्लान। थीम एक होगा, ऑब्जेक्टिव्स अनेक होंगे एक ही प्लान में। दैट इज कोर कंसेप्ट, केंद्रीय संकल्पना, आधारभूत दर्शन, केंद्रीय उद्देश्य। अब उस पर कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है सामने कि 12 प्लान्स थे, और उन 12 प्लान्स में हर प्लान का सेंट्रल फोकल थीम क्या था, तो मैं आपके सामने ब्रीफली चर्चा कर रहा हूँ। जहां पर आपको कुछ पूछना होगा तो मैं उसकी मीनिंग बता दूंगा। तो ब्रीफली, ये पहला प्लान था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का पुनर्गठन। ये क्यों रखा गया था? ये इसलिए रखा गया था क्योंकि आप याद कीजिए 1951 में हम लोगों ने पहला प्लान लॉन्च किया था, और उसके ठीक पहले 1947 में भारत का पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था, और भारत के 2 बड़े हिस्से भारत से अलग हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और ये दोनों हिस्से हमारे लिए कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, स्पेशली जूट, पैडी एटसेट्रा। तो अगर धान, कपास, जूट, इन सब के बड़े हिस्सा आपसे अलग हो गया, पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, जो बाद में उसमें से एक हिस्सा बांग्लादेश बनता है, तो पहला हिस्सा यह था कि एक बहुत बड़े कृषि भूभाग का अलग हो जाना, और साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में शरणार्थियों का भारत आना। There are 2 points very, very important. Because of the division of the country, एक तरफ हमारे सामने एग्रीकल्चर सेक्टर के अलग हो जाने के कारण समस्या आई कि खाद्यान्न हम कहां से जुटाएंगे, और सेकंड, बहुत से बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बन के भारत आए, तो उनके लिए हम खाद्यान्न कहां से प्रदान करेंगे। इसलिए फर्स्ट प्राथमिकता थी हम कृषि का पुनर्गठन करें। That is why reorganization of agriculture was the central focal theme of the first plan. Second plan इंडस्ट्रियल प्लान था, जिसमें उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण
या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट वाज बेस्ड ऑन strategy or model given by P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis model. And this was the first plan which was purely model based plan. यहाँ से मॉडल, किसी एक सिंगल मॉडल पे प्लान बनाने का ये पहला प्लान था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना. महालनोबिस बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पीसी महालनोबिस. आपको जानकारी होगी उसकी, अगर नहीं होगी तो मैं बाद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा. औद्योगिक उद्देश्य पर आधारित ये योजना थी. थर्ड प्लान था सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ प्रोपेलिंग इकोनॉमी. आत्मनिर्भरता तथा आत्मस्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था. सेल्फ सफिशिएंसी बेसिकली 2 पॉइंट पर केंद्रित थी उस समय. एक, लेस एंड लेस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स. पहला था कि आयातित खाद्यान्नों पर निर्भरता में कमी लाना. और सेकंड पॉइंट था टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड. विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी लाना. यानी सेल्फ सफिशिएंसी के 2 कंपोनेंट उसमें हाईलाइट थे. एक तो यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, और दूसरी था पूंजी निवेश में आत्मनिर्भरता. और सेकंड पार्ट था इसका सेल्फ प्रोपेलिंग इकोनॉमी, स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था, जिसमें बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रखा गया था कि कृषि प्रोत्साहित करेगी उद्योग को, उद्योग प्रोत्साहित करेगा कृषि को, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था स्वयं स्फूर्ति प्रदान करेगी इन दोनों क्षेत्रों के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट वाज द बेसिक इशू ऑफ दीज टू components of self-sufficiency and self-propelling economy. Then it was growth with stability. स्थिरता के साथ समृद्धि. आप याद कीजिए थर्ड प्लान के एंड में और या ड्यूरिंग थर्ड प्लान में भी हमें बहुत सारे आघातों को सहना पड़ा था. और लास्ट ईयर थर्ड प्लान सीवियर ड्राउट, देशव्यापी सूखा पड़ा था, हमने बहुत डिटेल किया था लास्ट टाइम. और उसका नेक्स्ट ईयर फिर देशव्यापी सूखा पड़ा था. 2 साल लगातार सूखा पड़ा था. नेचुरली इसका असर यह हुआ था कि ग्रोथ रेट बहुत नीचे चली गई और कीमत बहुत ऊपर चली गई. हम लोग उस समय मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे. तो अगर सूखा पड़ेगा तो कृषि नष्ट हो गई, खाद्यान्नों का भाव हो गया, खाद्यान्नों की कीमत बढ़ गई और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो गया. शुरुआत के दिनों में हम लोगों के जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा केवल कृषि से ही आता था. दैट वाज द टॉप कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी ऑफ द कंट्री, जो आज घटकर लोएस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है. नाउ टॉप कंट्रीब्यूटर इज सर्विस सेक्टर. लेकिन उस समय हम सर्विस इकोनॉमी नहीं थे. तो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि एक तरफ हमारा उद्देश्य था ग्रोथ को तीव्र करें और इकोनॉमी को स्टेबल करें, बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी. तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ along with the price stability, yeah, low inflation, that was the basic issue of the fourth plan. Then fifth plan was based on the issue of poverty eradication, निर्धनता उन्मूलन. इसी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने निर्धनता उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए थे, जिनमें से 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है. और इसी योजना काल में हम लोगों ने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी लॉन्च किया था विद ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन. तो 5वीं योजना केंद्र बिंदु था निर्धनता उन्मूलन. देन सिक्स्थ प्लान वाज बेस्ड ऑन द सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण. इसका अर्थ था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी. आधुनिकीकरण का अर्थ था अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक कायाकल्प, जिसमें हम लोगों ने पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना शुरू किया. और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने बेसिकली एनर्जी सेक्टर को फोकस करना शुरू किया. आपको याद होगा इससे पहले
वर्ल्ड दो ऑयल शॉक्स 1973 का पहला तेल आघात और 1979 का दूसरा तेल आघात सह चुका था। और हम लोगों को जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट कंट्री थे इंक्लूडिंग इंडिया, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस 73 में बाई 400% और 79 में बाई 250% इंक्रीज कर गए थे। तो जो तेल कंज्यूमिंग इंपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री थे, उनके लिए ये भारी फाइनेंशियल आघात भी था। बैलेंस ऑफ ट्रेड एकदम आपका बिगड़ गया, कीमतें आपकी बढ़ गई। Therefore, it was needed to focus on our own energy resources. Therefore, we had the objective of modernization, that is structural transformation of economy. जब आधारभूत संरचना या फिजिकल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने प्राथमिकता देना शुरू किया, उसको केंद्र बिंदु बनाया, जिसमें ऊर्जा को हम लोगों ने स्थान दिया था। पार्ट 2 में ये आपके सिलेबस पे नहीं है, पार्ट 3 में हम लोग का पूरा एनर्जी पॉलिसी है। अगर पार्ट 3 में आप इकोनॉमिक्स कंटिन्यू करेंगे और एनर्जी पॉलिसी पढ़ेंगे, तब आपके बात बहुत क्लियर आएगी कि हम लोगों ने एनर्जी पॉलिसी क्यों बनाई उसके लिए, और 79 के 70s के ऑयल शॉक्स के साथ है। देन नेक्स्ट प्लान, 7th प्लान was focused on food, work and productivity, भोजन, कार्य तथा उत्पादकता। यानी एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट किया गया, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट किया गया, और उस एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो समाज के लोअर लेवल के समूह थे, उनके लिए फूड प्रोवाइड करने को प्राथमिकता दी गई। इसमें CN वकील एंड PR ब्रह्मानंद के मॉडल को भी आधार बनाया गया था। दैट वाज द बेसिकली फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 8th प्लान, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास। आपको याद होगा 8th प्लान का टाइम पीरियड 1992 से शुरू होता है, 1992 शुरू होता है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, जब HDI की बात हम लोग कर रहे थे। आप याद कीजिए 1990 में UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, और पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट का बिल्कुल एक नया आयाम खुला था। दैट वाज ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस। आप HDI याद कीजिए, दैट इज एक्सपेक्टेड लाइफ, एजुकेशन एंड इनकम। यहां पर भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उन्हीं 3 आयामों पर चर्चा की गई, क्योंकि 1990 में जब HDI लॉन्च हुआ था, उस समय हमारा 7th प्लान खत्म हो गया था, 8th प्लान लॉन्च नहीं हो पाया था, 2 साल का प्लान गैप था। मैंने सब चर्चा की थी आपसे, बिटवीन 7th and 8th प्लान, 2 years ऑफ गैप विद एनुअल प्लान्स। तो इसलिए HDR लॉन्च होने के बाद जब हमने 92 में अपना 8th प्लान लॉन्च किया था, तो ये हमारे सामने पहला अवसर था कि जब हम भी उस ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा यानी HDI के साथ अपने आप को संबद्ध करें। Therefore, पब्लिक हेल्थ यानी लॉन्जिविटी के लिए, एजुकेशन और एजुकेशन के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट और इनकम के लिए। तो आयु, शिक्षा और आय, ये 3 कंपोनेंट थे HDI के, उसी को हमने शामिल किया मानव संसाधन का विकास में। देखा से क्लियर हो गई होगी। देन 9th वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक समृद्धि। जो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इक्विटी है, इसमें हम लोगों ने फोकस किया था बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट
उत्पादक रोजगार प्रदान करने में एंड रीजनल बैलेंस और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने में। तो ये आयाम थे आपके ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्विटी, लीडिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैंने आपको बातें की। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, बेसिक मिनिमम सर्विसेज, ये सारी बातें आपके जस्टिस एंड इक्विटी को बढ़ाने में शामिल होगा। देन नेक्स्ट वाज ह्यूमन वेलबींग ऑफ 10th प्लान, मानव कल्याण। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जब 1990 में यूएनडीपी ने अपना मानव विकास सूचकांक एचडीआई लॉन्च किया था, तो उसने पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नया आयाम खोल दिया था। You can say that the decade of the 1990s saw a visible shift in the focus of development planning from mere expansion of production of goods and services or GDP to planning for enhancement of human well-being. दसवीं योजना में जो आपने लिखा है ह्यूमन वेलबींग, उसको हम लोग यूं समझ सकते हैं कि 1990 के दशक में विकासात्मक नियोजन के परिदृश्य में एक बहुत स्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वो परिवर्तन था कि केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी जीडीपी में वृद्धि के स्थान पर, उस पर फोकस जो अब तक दिया था, उसके स्थान पर अब जो फोकस हो गया वो था मानव कल्याण को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, बेसिक सोशल सर्विसेज को, और साथ ही साथ उन्हीं 3 आयामों को जो एचडीआई के थे, यानी लॉन्जेविटी, एजुकेशन एंड इनकम, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा आय। These were the components of human well-being, and these are linked with the HDR या Human Development Report, जिसने पूरे विश्व में डेवलपमेंट का एक नया मीनिंग रखा था। And then 11th was inclusive growth, समावेशी विकास या समृद्धि। ये जो शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसका हम लोग अलग से चर्चा भी करना चाहेंगे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको मीनिंग बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी समृद्धि से मतलब क्या है? इसका सिंपल से मतलब है कि दैट ग्रोथ व्हिच डज नॉट एक्सक्लूड एनीवन, दैट इज नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सिंपल शब्द में, हालांकि इसकी मीनिंग बहुत ज्यादा है। वो समृद्धि जो समाज के किसी समूह को, किसी वर्ग को अलग थलग न रख दे, वो समृद्धि समावेशी है। which includes every group, not excludes any group. हम लोगों ने ये देखा था, खुद प्लानिंग कमीशन ने जब 9th-10th तक अपनी प्लान की बात की थी, उसके 11th प्लान लॉन्च किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि भारत में आर्थिक समृद्धि की दर तो बहुत तीव्र हुई, लेकिन उस ग्रोथ को बहुत सारे लोग उस ग्रोथ से लाभान्वित नहीं हो पाए। 1990s की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम लोगों ने बिल्कुल एक नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया, मार्केट इकोनॉमी की तरफ गए, तो जो लोग साधन संपन्न थे, जिनके पास अवसर थे, उन्होंने तो आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाया, चाहे वो विदेशी लेन देन के कारण उठाया हो, चाहे वो घरेलू आर्थिक समृद्धि की क्षमताओं के कारण उठाया। ग्लोबल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, इन दोनों कारण कुछ लोग जो रिसोर्स जिनके कमांड में था, they were highly benefited from the high growth, but other groups, marginalized groups, poor people, they were not at all benefited by the growth. इसीलिए उद्देश्य था कि जो लोग आर्थिक समृद्धि के लाभों से वंचित हो गए हैं,
उन समूहों को भी, उन लोगों को भी आर्थिक समृद्धि के लाभों तक जोड़ना, दैट वाज द इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस एटलीस्ट वन डे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं यहाँ ब्रीफली आपको यहाँ केवल इसका कंपोनेंट बता रहा हूँ। देन इंक्लूसिव ग्रोथ कंटिन्यूड as a central focal theme in next, that is 12 plan also, जब हमने सेंट्रल फोकल थीम रखा फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तीव्रतर, सतत तथा अधिक समावेशी समृद्धि, यानी ग्रोथ को फास्टर बनाना, ग्रोथ को सस्टेन करना यानी बनाए रखना, तथा अब तक जो इंक्लूसिवनेस हम कराए हैं उसको और अधिक इंक्लूसिव बनाना, दैट इज मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। Now these were central focal themes of our 12 fire plans, and I have given you very brief meaning in one or two sentences of all the central focal themes. Now if you have any query, any question or any central focal theme, तो I can elaborate that also. एक बार थोड़ा देख लें, अगर आपको लगता हो कि इसमें थोड़ी सी बात करनी और चाहिए, हालांकि मैंने बहुत ब्रीफली बात की है अभी तक आपसे। सर हाँ बताएं। मैं फर्स्ट जो प्लान है उसमें सेंट्रल फोकस थीम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो फर्स्ट क्या कहते हैं प्लान सर, लेकिन सर जो फर्स्ट लोकेशन हुआ था 27% वो आसपास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एलोकेट हुआ था। तो सर ये इसका कोर कॉन्सेप्ट सर एग्रीकल्चर मतलब कैसे दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, बजट एलोकेट हुआ ट्रांसपोर्ट को और कोर थीम इनका है एग्रीकल्चर। सर इसको देखिए पहली बात मैं ये बता दूं आपको, मैंने आपसे कहा कि हर प्लान में अनेक उद्देश्य होते हैं, मैंने इस बात शुरू की थी, लेकिन हर प्लान का एक केंद्रीय बिंदु होता है। इन बात को पहले क्लियर समझ लीजिए, और वो सारे उद्देश्य उसी केंद्रीय बिंदु को प्रोत्साहित करने के प्रति लक्षित रहते हैं। दूसरी बात, पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है और बजट 1 साल का होता है। और जो पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, अब मैं चूंकि डिटेल हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि प्लान ही खत्म हो गया, तो प्लान में हमेशा 2 हिस्से होते थे उसके फाइनेंशियल पार्ट के लिए, जिसे हम लोग कहते थे प्लान आउटले, योजना परिव्यय। 5 वर्षों के लिए योजना का मौद्रिक आकार हम कितना प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, यानी परिव्यय, यानी जो व्यय हम सोच रहे हैं 5 वर्षों में होगा उसको अंकित करते थे। अब आप तो और क्लियर कर लीजिए, जो टोटल प्लान आउटले यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी फॉर द फायर प्लान हुआ करता था, उसको फिर हम 2 हिस्से में बांटते थे। एक था प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा होता था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक योजना व्यय और दूसरा गैर योजना व्यय, अर्थात ऐसे व्यय जो बजट में सरकार करेगी तो, लेकिन वो सारे व्यय पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है। ये बात समझ लीजिए। प्लान और आउटले यानी योजना व्यय का मतलब था वो व्यय जो योजना के निर्धारित किसी भी कार्यक्रम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं, वो योजना व्यय है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यय हैं जो योजना का हिस्सा तो नहीं है लेकिन बजट का हिस्सा है, उसे हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या गैर योजना व्यय कहा करते थे। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं आपसे। जिन्होंने प्रश्न पूछा था बताएं, क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि प्लान आउटले का संबंध प्लान से है, लेकिन बजट संबंध प्लान और नॉन प्लान 2 प्रकार खर्चों से है। ये बात क्लियर हुई? दूसरी बात मैंने कहा प्लान 5 साल का है, बजट केवल 1 साल का है। आप में से जिन्होंने सवाल पूछा था मैं उनसे ही पूछता हूं या बाकी लोगों से भी, कि अगर आपने प्लान देखा हो, कभी प्लान का स्ट्रक्चर देखा हो, सारी किताबों में है, अब जो भी किताब के पास होगी इंडियन इकोनॉमी में मिल जाएगा आपको, तो आप देखते थे कुल प्लान आउटले में
आपको सारे क्षेत्र मिलते थे, कृषि मिलता था, उद्योग मिलता था, सिंचाई मिलता था, शिक्षा मिलता था, ऊर्जा मिलता था, ये सारे क्षेत्रों पर खर्चों का ब्यौरा दिया जाता था और लिखते थे कुल खर्च इतना होगा। ये बात क्लियर है? आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा हल्का सा आइडिया इसका। लेकिन क्या अभी कभी आप में से, मैं सबसे सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप में से किसी ने भी किसी भी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा यानी डिफेंस सेक्टर को भी देखा है या नहीं देखा है? ना प्लीज रिप्लाई। नो सर। नहीं। नो सर। नहीं देखा है। डिफेंस पे क्या खर्चा नहीं होता था? हो सर। सर होता है। होता है, लेकिन क्या 5 ईयर प्लान का हिस्सा नहीं होता था डिफेंस? सर वो नॉन प्लान का हिस्सा होता है, 5 ईयर प्लान का नहीं होता था। सर गैर योजनागत होता है। बात समझ गए कि नहीं आप? आपने बिल्कुल सही कहा। सर ये क्योंकि जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है डिफेंस। नहीं, हम जीडीपी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये सिंपल सवाल पूछा कि किसी भी 5 ईयर प्लान के प्लान आउटले में आपको सारे सेक्टर मिलते हैं। मैंने एग्जांपल दिया अपने, एग्रीकल्चर टू एनर्जी टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, सब मिलेगा। लेकिन क्या डिफेंस सेक्टर भी मिलता है या नहीं 5 ईयर प्लान में? नो सर। चलिए मैं आपको बता दूं कि डिफेंस जो था, प्रतिरक्षा, वो 5 ईयर प्लान का कंपोनेंट नहीं होता था। लेकिन बजट में डिफेंस पर अमाउंट एलोकेट होता है कि नहीं? डिफेंस पर बजट में यस सर होता है। यस सर। तो जिन्होंने सवाल पूछा था समझ गए होंगे कि बजट और प्लान में अंतर है, ये भी समझ गए होंगे आप। बजट एनुअल है, प्लान 5 ईयर है। अब मेरा सवाल आप बताइए, क्या डिफेंस हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? डिफेंस तो फिर प्लान का हिस्सा क्यों नहीं है? बिकॉज सर 5 ईयर प्लान तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको बजट में देखा जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। 5 ईयर प्लान देखिए, 5 ईयर प्लान भी हमने पहले शुरुआत की थी कि 5 ईयर प्लान को हम लोग 5 एनुअल प्लान में बांटते थे। वो बात अभी भी वही है। 5 ईयर प्लान तो एनुअल प्लान से बनता है ना। 5 एनुअल प्लान मिलते हैं एक 5 ईयर प्लान में। इसके चर्चा में भी आगे और करूंगा। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है, जैसे आपने सबने कहा कि डिफेंस जो है हमारे यहाँ, वो 5 ईयर प्लान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरा सवाल है, क्यों नहीं होता? क्या डिफेंस महत्वपूर्ण नहीं होता है? क्या डिफेंस के लिए हम कोई प्लान नहीं बनाते? सर ये इसलिए है क्योंकि इसके लिए टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि कब हम इस पर खर्च करेंगे। नहीं, खर्च करेंगे इसलिए बजट में डिफेंस आता है। बजट में था एनुअल। सर डिफेंस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलफेयर। अब मैं बता दूं क्यों नहीं होता था। देखिए, ट्रेडिशनली you think about any sector, that is agriculture. So what is the basic objective of agriculture, or what is the basic objective of industry, or what is the basic of energy or any sector? The basic objective of these sectors are to produce, to contribute to the growth needs of the people. इन सारे सेक्टर्स का उद्देश्य इकोनॉमिकली, सोशली कंट्रीब्यूट करना था और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना था, इकोनॉमी को प्रमोट करना था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर, एनी सोशल इकोनॉमिक सेक्टर इज टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सभी क्षेत्रों का आधारभूत उद्देश्य, चाहे वो सामाजिक या आर्थिक कुछ भी हो, उन सबका उद्देश्य देश की समग्र समृद्धि और विकास में योगदान देना था या योगदान देना है। लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव इज डिफेंस इज डिफरेंट। द बेसिक ऑब्जेक्टिव डिफेंस इज टू प्रोटेक्ट, टू सिक्योर
the national boundaries, to protect the economic interest of the country, dignity of the country. Basic objective of defense is not to contribute to the growth, but to protect the growth, to protect the political, geographical interest of the country. तो जो प्रतिरक्षा का उद्देश्य है वो स्वयं में आर्थिक समृद्धि या विकास करना नहीं है, बल्कि देश की भौगोलिक सीमाओं को, देश के आर्थिक हितों को आदि को सुरक्षित करना है. These are the objectives of the defense. इसलिए ट्रेडिशनली डिफेंस को हम लोग एक नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी के रूप में देखते थे और बाकी सारे हिस्सों को हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटी देखते थे. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एनर्जी डेवलपमेंट, बट नॉट डिफेंस. इट वाज रिगार्डेड ट्रेडिशनली एज नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज. Therefore, this was not covered under the 5-year plan. सर डिफेंस में अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जैसे DRDO है तो वो भी तो हमारे डेवलपमेंट को शो करती है. मैंने आपसे बार बार 3 शब्द कहा, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से. डिफेंस का उद्देश्य, मूल उद्देश्य आर्थिक समृद्धि में योगदान देना नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक हितों, सामाजिक हितों, भौगोलिक हितों, राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना है. तो मूल उद्देश्य अलग है. अगर आप DRDO बना रहे हैं या उसमें आप मिसाइल डेवलप कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य प्रोडक्शन करना नहीं है, बल्कि उसके द्वारा फिर उसी जगह जाते हैं टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. मूल उद्देश्य है. बात समझ में आई कि नहीं मेरी? यस सर. लेकिन से इसको एक्सपोर्ट करते हैं. भाई एक्सपोर्ट करते हैं. आज आप बात कर रहे हैं सन 2020-21 की. हम लोग बात कर रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना की. जब आपने एग्रीकल्चर देखा, आप भूल जा रहे हैं कि हम लोग अनेक दशकों के बाद आज की चर्चा सोच रहे हैं, जबकि जो हमने अभी आर्गुमेंट दिया वो था ट्रेडिशनली जब हमने शुरुआत की तब किया था. सर DRDO में जो प्रोडक्शन होता है सर वो GDP में तो काउंट किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा. अभी मेरी बात आगे सुनिएगा ना, अभी तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग है. बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब हमने प्लान शुरू किया तो जो भी, या हमने संस्था बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाई, तो जब भी कोई इस प्रकार का कार्य शुरू करते हैं तो हम लोग उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाते हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे अभी बहुत डिटेल में करने वाला हूं आपसे. और उस बेसिक रूल में बनाते हैं कि हमारे आपने कहा प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन क्या कार्य करेगा, इन सबके रूल्स नोटिफाई होते हैं, जारी किए जाते हैं. उस समय जब रूल जारी किए गए थे तो उसमें कहीं पर भी डिफेंस शब्द का उल्लेख भी नहीं किया गया था कि प्लानिंग कमीशन डिफेंस के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा या उसके लिए भी योजना बनाएगा. ऐसा कोई भी उस रूल में नहीं था. इसलिए डिफेंस वाज अ नॉन प्लान एक्टिविटी एंड नॉट अ प्लान एक्टिविटी. ध्यान रखिएगा, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि डिफेंस प्लान में हिस्सा शामिल क्यों नहीं होता था. हम डिफेंस के महत्व को कब थोड़ी कर रहे हैं, महत्व बहुत अधिक है, लेकिन उसका बेसिक उद्देश्य ग्रोथ करना नहीं था. बेसिक उद्देश्य प्रोटेक्ट करना था, सिक्योर करना था. बस ये बात समझिए आप. इसलिए हम लोग उसको प्लान के अंतर्गत शामिल नहीं करते थे और न ही प्लान के लिए जो रूल्स बनाए गए थे उसमें कहीं डिफेंस का उल्लेख था. ये बहुत बड़ा चेंज आएगा जब आप देखेंगे आगे हिस्से में कि नीति आयोग में क्या क्या हुआ. तो नीति आयोग में पहली बार जब रूल्स बनाए गए तो उसमें डिफेंस को शामिल किया गया है. इसलिए अभी चर्चा में नहीं कर रहा हूं अभी की, ना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे. हम बात कर रहे हैं कि जब हमने शुरू किया प्लान उसमें डिफेंस नहीं होता था, जबकि डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके इकोनॉमी का. इट वाज रिगार्डेड एज अ नॉन प्लान एक्टिविटी. इसलिए बजट में जब भी डिफेंस पर खर्च हुआ करता था, जब प्लान होता था, ध्यान रखिए जब प्लान होता था, तो उन दिनों जब हर साल का बजट आता था तो उस बजट में डिफेंस खर्च तो आते थे, लेकिन वो डिफेंस खर्च
गैर योजना व्यय या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखे जाते थे, प्लान का हिस्सा था ही नहीं डिफेंस। अब बताइए, अब भी कोई सवाल है तो मैं आपसे और चर्चा करूं इस पर? Excuse me, sir. नो सर, बहुत बढ़िया। Sir, is there any बात क्लियर हुई कि नहीं? sir, is there any difference between 9th plan and हाँ, बताइए। 11th plan? Why not? Why not? Why not? Sir, please explain. पहला है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, सामाजिक न्याय व समता के साथ समृद्धि। इसमें मैंने आपसे बात की थी कि इसमें रीजनल बैलेंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इन सब पर चर्चा की गई थी। जबकि 11th प्लान में फोकल था आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मैंने आपसे बेसिकली कहा, आपने एक 9th वर्सेस 11th पूछा है। 9th प्लान में हम लोगों ने 7 बेसिक सर्विसेज आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हाउसिंग, nutritional support to children, connectivity of villages by road, and targeted public distribution system। ये सब हिस्से थे आपके सोशल जस्टिस एंड इक्विटी के साथ 9th प्लान में। 7 बेसिक सर्विसेज। बात समझ आई कि नहीं? लेकिन आपने मुझे 11th में क्या फर्क है? 11th का फोकल थीम था इंक्लूसिव ग्रोथ। Inclusiveness is much larger concept than the basic services. I would like to discuss at least one day about what is inclusive growth in detail. मैंने आपसे briefly इसलिए कहा था कि एक वाक्य में अगर मैं कहूँगा what is inclusive growth, तो मैं कहूँगा the growth that does not exclude any segment of society is called inclusive growth. Now, inclusiveness has a large meaning in addition to poverty eradication. That is social inclusion, political inclusion, gender inclusion, financial inclusion, etc. 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 बहुत सारी चीजें मैं आगे चर्चा करूंगा। These are the components of inclusive growth, which is totally different from the 9th plan central theme and 11th plan central theme. And inclusive growth is a long-term phenomena. आप देखिए, पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि लगातार 2 पंचवर्षीय योजना में एक ही सेंट्रल फोकल थीम को बढ़ाया गया है।
है